इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन में जो OH है वह OH वाटर से मिला है उसको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एकमात्र प्रोसेस है जिसके दरमियान में कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर होता है, वाटर H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सभी आपस में मिलते हैं। तो मिलने के बाद क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 और फिर प्लस 6H2O। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन को हाइड्रेट किसने किया है, इस वाटर ने। दैट्स व्हाई शुगर बना, कार्बोहाइड्रेट बना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। इनका मेन रोल क्या होता है, क्या मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का। हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्बन है कार्बन सोर्स ऑफ द सेल। सेल का कार्बन सोर्स है ये, एंड अदर रोल में होता है एनर्जी सबस्ट्रेट, ठीक है। एनर्जी से मिलता है, एनर्जी फैट से भी मिलता है, एनर्जी प्रोटीन से भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि एनर्जी देना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अकेले का काम नहीं है, इसके लिए और भी स्रोत हैं। लेकिन कार्बन जो भी है, सेल में जहां भी कार्बन है वह कार्बन इसी कार्बोहाइड्रेट ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है रोल्स, उसमें आता है कि ये आपको स्ट्रक्चरल रोल है, जैसे कि सेलुलोज है, एक्टिन है, ये सभी स्ट्रक्चरल रोल में होता है। अगर है, ये सभी स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करता है, हाँ? इसके अलावा ये सेल सेल कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। सेल सेल कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि ग्लाइको प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब एक्सेट्रा क्या है, ये सब सेल सेल कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। और अन्य अन्य रोल है, लेकिन जो मेन इसका काम है ना, वो आप लोग को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। उसे हम लोग कहते हैं कार्बन सोर्स ऑफ द सेल। मैं हमेशा गौर करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब भी कोई पूछता है तो बोलता है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, ऊर्जा। ठीक है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट द सोल वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये लिपिड भी करते हैं और प्रोटीन्स भी करते हैं, बट कार्बन का सोर्स जो है वो कहीं भी किसी भी कंपाउंड में वो यही है, ठीक है। मान लो कि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का कार्बन किसने दिया है, कार्बोहाइड्रेट ने। फैटी एसिड है, फैटी एसिड का कार्बन किसने दिया, कार्बोहाइड्रेट ने। न्यूक्लिक एसिड है, उसका कार्बोहाइड्रेट किसने दिया है, कार्बन किसने दिया है, कार्बोहाइड्रेट ने। तो आप ऐसे समझें इसको, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन का सोर्स होते हैं किसी भी बायोमॉलिक्यूल में। अब अगला जो मुद्दा आता है कि कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं। पहला हो गया सिंपल, दूसरा हो गया कॉन्जुगेट, और तीसरा है डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट की ओर मुखातिब हो जाए,
अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को जानने की कोशिश करें, वैसे बायोकेमिस्ट्री है तो ज्यादातर तो स्ट्रक्चर पर ही स्ट्रेस होगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी 3 भागों में बांटा गया, इसमें कहीं कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये सारे टर्म आपके लिए वेल नोन है। इसमें सबसे पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स। अगर मोनोसैकेराइड्स के बारे में शुरू करना हो तो मोनो का मतलब ही होता है एक सैकेराइड मतलब शुगर, इसका मतलब हो गया 1 यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं, सिंपलेस्ट है क्या ये, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर which cannot be further hydrolyzed into more simple form. ठीक है, इसको हम लोग और सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप इसको और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, ये इतना सिंपल यूनिट होता है। हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, और यहाँ पर N जो है वो 0, 1, 2, 3 हो सकता है। कितना तक? 7 तक। तो लिख ही देते हैं सब ना, 4, 5, 6, 7, 8। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटाते हैं। आज तक 1 मिला नहीं है, हट गया। 2 to 8 जो है वो केमिस्ट्री मिलता है। डायोज से ऑक्टोज जो है यह केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में ट्रायोज टू हेप्टोज होता है। आप समझ लें कि ये जो है एक श्रृंखला इस प्रकार से है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं एल्डोज और दूसरे कहते हैं कीटोज। ठीक है, एक को कहा गया एल्डोज, एल्डोज का मतलब हो गया हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और दूसरा ग्रुप हो गया, उसका नाम हो गया कीटोज। जैसा एक्चुअली आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी छोड़ तो नहीं सकता हूँ इसको। इनके पास होता है हैविंग कीटोन ग्रुप। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड में जो एल्डोज होता है, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोज में होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ डैश हम खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है, कीटोज भी इसी प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड O और डैश छोड़ रहे हैं। यहाँ पर उसकी जगह हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर कोई ना कोई कार्बन होता है। ठीक है, कोई ना कोई कार्बन होता है, अर्थात इसके इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन, और इसमें सिर्फ इधर कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, और एक तरफ 2 डबल बॉन्ड से O और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड O है लेकिन दोनों तरफ जो है वह कार्बन ही है, तो यह कीटोज कहलाता है।
अब ये जो एल्डोज और ये कीटोज है, इनके बारे में हम लोग कहते हैं क्या कि इनका जो नेमिंग होता है, नेमिंग नाम का पैटर्न जो होता है, नोमेनक्लेचर, एल्डोज में लास्ट में ओ एस सी लगता है। ओ एस सी है तो एल्डोज है। ओके। और कीटोज में, कीटोज के लास्ट में जो है कीटोन में, ये उलोज के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी ग्रुप रहेगा उसको अंत में जोड़ना है उलोज। जैसे कि एग्जांपल में पुटअप करें, सपोज करो यहाँ अगर हम लिखते हैं गैलेक्टोज, तो कीटोज में उसका नाम क्या हो जाएगा? गैलेक्टुलोज। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ लिखेंगे राइबोज, तो यहाँ लिखेंगे राइबोज। तो मोनोसेक्राइड्स का दो ग्रुप होता है, दो पार्ट में बांटा जाता है इसको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। एक है एल्डोज ग्रुप और दूसरा है, और एल्डोज कीटोज ग्रुप्स जो होते हैं, ये दोनों ग्रुप जो हैं वह, उनका जो नोमेनक्लेचर होता है, उस नोमेनक्लेचर में अंत में अगर ओ एस सी लगा हुआ है तो वह एल्डोज है, और अगर उलोज लगा हुआ है, उ ओ एस उ यू एल ओ एस सी, उसे हम लोग कीटोज कहते हैं। ये एग्जांपल है, जैसे गैलेक्टोज, गैलेक्टुलोज, राइबोज, राइबुलोज। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज तो फ्रुक्टोज। तो एक्सेप्शंस इसलिए हैं कि वो बहुत पॉपुलर टर्म है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड से कितने टाइप होंगे? तो मोनोसैकेराइड के दो पैरामीटर हो गए, एक तो हो गया कार्बन की संख्या के बेसिस पर, और एक हो गया इसके बेसिस पर कि उसमें एल्डोज कौन है और कीटोज कौन है। तो आप सब लोग देखे होंगे, एक टेबल मैंने आपके स्टडी मटेरियल में बनाया हुआ है, उसी टेबल को हम लोग फॉलो करते हैं। एन है, और एन कितना है, उसके बाद कॉमन नेम क्या है उसका, है ना? कॉमन नेम क्या है, किस नाम से हम लोग पुकारते हैं, कॉमन नेम से, है? और फिर उसके बाद जो है उसका है कॉमन फॉर्मूला। कॉमन फॉर्मूला क्या है? और फिर उसके बाद उससे एग्जांपल एल्डोज में कौन से हैं और कीटोज में कौन से हैं। बस इतना ही फीचर पर ये काम होता है। ओके। अगर अब सोचो कि एन जो है वो 3 यहीं से शुरू हुआ था, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम हो जाएगा ट्रायोज। ट्रायोज शैल बी द कॉमन नेम। व्हाट इज द कॉमन फार्मूला? C3H6O3। और शैल द एग्जांपल, एग्जांपल है ग्लिसरल डिहाइड। और कीटोज का एग्जांपल क्या है? कीटोज का डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे इसका एग्जांपल का नाम है। 4 होगा तो पेट्रोज, C4H8O4। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है? इराइथ्रोज। अगर इसका काउंटर देखें कीटोन में, इसका हो जाएगा इराइथ्रुलोज, उलोज हो गया, है ना? और भी एग्जांपल है इसमें, जैसे कि थ्रियोज, थ्रियो थ्रियो ओ उलोज, थ्रियोलूज। अगर 5 में जाए तो पेंटोज, पढ़ा हुआ आप सब लोग का, C5H10O5। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि राइबोस,
राइबोलोज। अब सिर्फ एक का एक एल्डोज का नाम बता देंगे तो आप तो पिकअप कर लीजिएगा। जैसे अराबिनोज, अराबिनोज इसी परिवार से बिलोंग करता है। जैसे डीऑक्सी राइबोज, और सब में उलोज लगता चला जाएगा और उसका नाम बदलता चला जाएगा। हाँ, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल है उसमें, लाइक जाइलोज, जाइलोज, और भी उसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे लाइजोज। ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं और उसमें आप जोड़ते चलिए और उसका नाम हो जाएगा। हेक्सोज है, हेक्सोज का है C6H12O6। इसमें आ गया ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रिहेलोज, मैनोज के बाद हो गया ग्लूकोज, इट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद हो गया एल्ट्रोज, ठीक है, एलोज, आइडोज, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स इसके, ठीक है। लेकिन अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का काउंटर में कीटोज होना चाहिए था ग्लूकोलोज, लेकिन यहाँ पर फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज इज सो पॉपुलर, दे डू नॉट ट्राइड टू चेंज देयर इट्स नेम। गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोलोज है, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलर एग्जाम्पल छोड़ दे तो बाकी सबको बदला गया। अगर 7 हो हेप्टोस, इसका C7H14O7, और इसमें एग्जाम्पल होता है ग्लूको हेप्टोस, और इसमें हो जाएगा सोडो हेप्टोस। इस प्रकार से यह एक टेबल है और इस टेबल को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जो पॉपुलर टर्म्स हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब टेबल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब हम लोग जो है केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ हमारा टारगेट होता है हम लोग अच्छे से ना सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए, बल्कि उसका क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे उसका उपयोग होता है, उसको भी हम लोग ध्यान में देंगे। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनमें। पहला एल्डिहाइड और कीटोन, पहला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ये है। और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइल, जिसे हम लोग OH कहते हैं, वो अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं इसको। ये दो ग्रुप होता है। सीनियोरिटी टेबल में एल्डिहाइड या कीटोन जो है इट इज सीनियर टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इसलिए उसका नाम जो है वो एल्डोज या कीटोज पड़ता है, ठीक है। कोई भी अगर आपसे कहता है तो आप कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप में सीनियर है, इससे हाइड्रोक्साइल से, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन आर सीनियर फंक्शनल ग्रुप टू हाइड्रोक्साइल। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्साइल से, इसीलिए इनका नाम पर ही दो ग्रुप बांटा गया है, एल्डोज और कीटोज बांटा गया।
एक है, दूसरा है क्या कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है इसका, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट जो है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है चेन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं अगर कोई चेन ही मिलेगा, चेन से वो रिंग में बदल सकता है और रिंग से वो चेन में बदल सकता है। से इंटरकन्वर्टेबल चेन और रिंग फॉर्म इसका एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग को इसमें सीखना है, अब हम लोग को सीखना है इसमें कि हम लोग कैसे चेन और रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दैट वी हैव टू लर्न, सो बी रेडी फॉर दैट। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए सीखने के लिए। अब यहाँ मैं सवाल कर रहा हूँ, हाउ टू, चेन स्ट्रक्चर से ही चलते हैं, चेन स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो एक सवाल है यहाँ, हाउ टू मेक अ करेक्ट चेन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। कैसे हम एक मोनोसेक्राइड का सही सही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ टेक्निक है जिसको आपको फॉलो करना होगा, कुछ रूल है जिसको फॉलो करिए। रूल नहीं बोलेंगे, स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करिए, काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है, रीड द नेम ऑफ गिवन सुगर एंड डिसाइड इट्स given sugar, read the name and write its formula। सबसे पहला काम, ठीक है। देखिए मैं साथ साथ चलता हूँ, मैं एक एग्जांपल भी लेके चलता हूँ। अब देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर है। सपोज करो हम राइबोज लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमारा एग्जांपल राइबोज है। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, नाम पढ़ना है। तो नाम इसका राइबोज है। इसका जनरल फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, C5H10O5। तो हमने ये लिख दिया, ये इसका जनरल फार्मूला है C5H10O5। स्टेप टू, स्टेप टू में कहता है डिसाइड, डिसाइड करिए एल्डोज और कीटोज। इफ एल्डोज, अगर एल्डोज है, देन C1 इज एल्डिहाइड ग्रुप। और कहता है कि इफ कीटोज, देन C2 इज कीटोन ग्रुप। ये एक ही बार सीखने के टाइम में ही चाहिए होता है, फिर आगे जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि ये जो है वो राइबोज है। अब ये एल्डोज है कि कीटोज है, तो हम कहते हैं कि ये एल्डोज है, क्योंकि इसका नाम राइबोज है, OSE राइबोज, इसलिए यह एल्डोज है। ठीक है, अब हमारा जो अगला काम शुरू होता है, वो शुरू होता है, अगर यह एल्डिहाइड है तो इसका C1 जो होगा वो एल्डोज होगा, अगर कीटोज है तो ये C2 से कीटोन होगा। ये हम दिमाग में तय कर लिया। अब स्टेप 3 में आते हैं, ड्रॉ कार्बन चेन। अब कार्बन चेन ड्रॉ करते हैं हम लोग। 5 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। चलिए हम अपने सहूलियत के नंबर ही डाल देते हैं ऊपर से, नंबर कहीं से भी दे सकते हैं लेकिन ऊपर से ही नीचे के हो जाते हैं, 4, 5। ठीक है, अब चूंकि एल्डोज है तो इसका पहला कार्बन क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए इसको क्या करना होगा, C तो है ही, डबल बॉन्ड O और एक H, इतना को सेट कर देंगे तो हो गया आपका पहला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये जो है ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, आपने पहला काम कर लिया।
अब स्टेप 4, स्टेप 4 में आता है ड्रॉ द वैलेंसी ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, कार्बन स्केलेटन एंड पुट hydroxyl OH group on each carbon except एल्डोज और कीटोज, उनको छोड़ के सभी कार्बन पर ऑन राइट साइड। इस राइट साइड में हम लोग देने का प्रैक्टिस रखें। ठीक है, क्यों राइट साइड में ही रखेंगे उसका है। तो वैलेंसी पुटअप करते हैं। कितना वैलेंसी होता है कार्बन में? 4 वैलेंसी होता है ना। तो चलते हैं, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहला का तो कार्बन का देखिए 4 वैलेंसी सेट है। दूसरा कार्बन का एक वैलेंस ये हो गया, एक वैलेंस ये हो गया, है ना। तो अब यहाँ एक कर दें, यहाँ एक कर दें, 4 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर क्या कहता है कि OH ग्रुप सबके राइट साइड डाल दीजिए। ये राइट साइड है, यहाँ पर सब में एक OH ग्रुप डाल देते हैं। देखो एक पैटर्न को फॉलो करोगे ना, सब में डिफरेंस हम लोग सीख सकते हैं। OH और एक और कार्बन है OH, ये हमने इस काम को कर लिया। अब लास्ट स्टेप है, वो कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन है। पुट हाइड्रोजन ऑन रेस्ट ऑफ वैलेंसी, बाकी वैलेंसी पर हाइड्रोजन डाल दीजिए। इसने कहा जो खाली वैलेंसी है उस वैलेंसी पर हम लोग हाइड्रोजन डाल देते हैं। कौन रोका है हम लोग को? ये हमने हाइड्रोजन डाल दिया। ओके, और ये हमारा राइबोज बनकर तैयार हो गया। ये हमारा राइबोज बनकर तैयार, रेडी। ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोज का। अब आप सोचें कि एक एग्जांपल में आ गया रैबुलोज। तो रैबुलोज का नाम पढ़े, नाम पढ़ने के बाद डिसाइड किए कि यह जो है इसका फॉर्मूला C5H10O5 यही है, और यह एक तरह का कीटोज है। अब करना कुछ नहीं है, जैसे इसको पूरा बनाए थे उसी प्रकार बनाना है, लेकिन इसमें जो बदलाव आएगा वो कहाँ आएगा? सबसे पहला बदलाव मैं इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। मैं इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करके दिखाता हूँ। देखिए, अब चूंकि ये कीटोन है, इसके सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड O डालने से यह एक कीटोन ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के दोनों तरफ 2 कार्बन है। और इस कार्बन का वैलेंसी पुटअप करेंगे 1 2 3 और यहाँ 4 है। राइट साइड में OH सब में देना है, आराम से सब में OH दे देते हैं। OH OH सब में डाल दिए, और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन पुटअप कर दीजिए खाली जगह पर। ये हो गया राइबोलोज का फॉर्मूला। क्योंकि इसमें क्या है ना, इस सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप शिफ्ट कर गया। जो सेकेंड कार्बन पर OH था वो सभी अब कार्बन नंबर 1 पर लगेगा। ठीक है, सिर्फ इस कार्बन पर, इस कार्बन स्केलेटन पर OH ग्रुप के ओरिएंटेशन को, डायरेक्शंस को चेंज करने से कई प्रकार के वेरिएंट जो हैं हमें वो मिलते हैं। हम लोग कई तरह के एग्जांपल्स जो हमें प्राप्त होते हैं। आप सब लोग का होमवर्क है, इसके स्ट्रक्चर का अभ्यास करिए आप। ठीक है, और अभ्यास करके आप अपने आप को मजबूत स्थिति में लाइए। जो मैंने जिस तरीके से बेसिक्स बताया है उन सारे बेसिक्स के नियम को फॉलो करिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स जितने भी मिलेंगे सब एग्जाम्पल्स में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए, और कोई नई बात यहाँ पर होती नहीं है। अब है इनैंशियोमेराइजेशन इन सुगर, या और ऑप्टिकल
आइसोमर्स। क्या कार्बोहाइड्रेट में ऑप्टिकल आइसोमर मिल सकता है? अगर एक 3 ही कार्बन का ले कंपाउंड, ठीक है, पहला तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, दूसरा OH हो गया, तीसरा CH2OH हो गया, ठीक है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। इसमें कौन कार्बन है जिस पर चारों ग्रुप 4 डिफरेंट है? पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, इसलिए है एक ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब कायरल कार्बन नहीं है। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा में लगता है कि कुछ ऐसा दिख रहा है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ CH2OH है और एक तरफ COOH है। मतलब चारों ग्रुप इसमें क्या है, 4 अलग अलग प्रकार के हैं, अतः यह एक कायरल कार्बन है। लेकिन वहीं पर देखें लास्ट वाले को, इसमें 2 हाइड्रोजन सिमिलर हैं, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। अर्थात इसमें सिर्फ एक कार्बन जो है वह कायरल कार्बन है। इसका मतलब है कि हम लोग को इसमें 2 तरह का फॉर्म मिलेगा। एक मिलेगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरा हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये जो फॉर्म है, यह ऑप्टिकल फॉर्म शुगर में मिलता है, और ये ऑप्टिकल फॉर्म की जो संख्या होगी वो कितनी संख्या हो सकती है, इस सब पर चर्चा करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है और कैसे उसमें ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन निकालता है, वह मेरे अगले क्लास में उसे हम आपसे शेयर करेंगे।